बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गुज़िश्ता रोज़ सीनियर एंकर मोहित पीरज़ादा को एक बड़ा तफ़सीली इंटरव्यू दिया। ख़ान साहब के उस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी छुपी हुई ख़बरें हैं जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जानना और सुनना चाहते हैं। वैसे तो एंकर मंसूर अली ख़ान ने इमरान ख़ान साहब के इस इंटरव्यू पे बड़ा ही हेल्दी किस्म का वीलॉग किया है, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ख़ान साहब के इस इंटरव्यू के कुछ ऐसे पार्ट्स अभी भी हैं जिन्हें अगर डी कोड किया जाए तो बहुत सारी ख़बरें जो पाकिस्तान के अवाम जानना और सुनना चाहते हैं वो सामने लाई जा सकती हैं। तो अगले प्रोग्राम में ख़ान साहब के इस इंटरव्यू के जो बाकी के पार्ट्स हैं उन्हें डी कोड करके जो छुपी ख़बरें हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हमने शेयर करनी हैं उनमें से चंद ख़बरों के जो टाइटल्स हैं, जो स्लग्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं और इसके अलावा भी कुछ और ख़बरें हैं वो भी इस व्लॉग में हम शामिल करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पहली हमारी ख़बर ये है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं उनके चौंचले क्या होते हैं और उनकी मराद के लिए आवाम का जो टैक्स का पैसा है वो किस बेदर्दी से जो है वो ख़र्च किया जाता है। तो हमारी पहली ख़बर जो है वो पंजाब के वज़ीर आला से मुतल्लिक़ है। नाज़रीन, पंजाब का जो बजट मालियाती साल का जो बजट है 2022-2023 का, उसमें वज़ीर आला पंजाब की गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए यानी मरम्मत के लिए जो रकम मुख्तस की गई थी वो 3 करोड़ की रकम मुख्तस की गई। बड़ी ख़तीर रकम है, कितनी गाड़ियाँ होंगी, लेकिन 3 करोड़ भी इतनी कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अब इसमें हुआ नाज़रीन ये है कि वज़ीर आला पंजाब की गाड़ियों की 5 जो है वो टायर ख़रीदे गए और 5 टायरों की ख़रीदारी के लिए 2 करोड़ 33 लाख की ख़तीर रकम जो है वो खर्च की गई। अब ये किस किस्म की गाड़ियां हैं, किस किस्म के ये 5 टायर वज़ीर आला की गाड़ियों के लिए ख़रीदे गए कि 2 करोड़ और 33 लाख की एक बड़ी रकम जो है वो 5 टायरों की ख़रीदारी पे खर्च कर दी गई। और ज़ाहिर सी बात है कि 3 करोड़ का बजट है और पूरे 12 महीने मालियाती साल के निकालने हैं और अभी 10वें महीने का आगाज़ हुआ है। आज तो अक्टूबर की 4 तारीख़ है। तो इस सिलसिले में अब नई डेवलपमेंट ये हुई है कि ये पैसे तो चलें 2 करोड़ और 33 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, तो जो बाकी के साल के 9 महीने हैं मालियाती साल के, उन्हें कैसे गुजारा जाए। तो इस मुश्किल को मद्देनज़र रखते हुए सीएम सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो पंजाब की वजारत ख़जाना है उससे ख़त लिख के मज़ीद जो है वो 3 करोड़ रुपये वज़ीर आला पंजाब की गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए जो है वो मांग लिए गए हैं। एक तो ये ख़बर आपके साथ शेयर करनी है और दूसरी ख़बर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है और उसमें आप ये अंदाज़ा करेंगे कि मुबैना तौर पे अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल क्या होता है और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को करके अपनों को कैसे नवाजा जाता है। और पाकिस्तान में जो एलीट कैप्चर की एक बात की जाती है तो ये भी एलीट कैप्चर की आप जो है वो एक दास्तान इसे कह सकते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में ये हुआ है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान के जो PSO हैं इम्तियाज़ नियाज़ साहब, वैसे तो ये ख़बर कल की ख़बर है और एक अपने पुराने व्लॉग में इस खबर को आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन इस खबर में एक नया पहलू भी है, वो पहलू आपके साथ शेयर करना है। तो जो CM KPK के PSO हैं इम्तियाज़ नियाज़ साहब, उन्होंने अपने भाई को ग्रेड 17 में भर्ती करवा दिया है और ग्रेड 17 में भर्ती करवाने के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन की गई है, यानी जो रूल्स हैं उन्हें रिलैक्स करने के बाद 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई। क्या अगर ये जो अंजम नियाज़ साहब हैं जिन्हें ग्रेड 17 में भर्ती किया गया है, जो कि KPK के वज़ीर आला के PSO के भाई हैं, इम्तियाज़ नियाज़ के भाई हैं, क्या ये सहूलत किसी आम मुलाजिम को मिल सकती है? क्या किसी आम शहरी को मिल सकती है जो किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसकी 2 साल एज ज़्यादा है तो क्या उसे 2 साल की एज की रिलैक्सेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन चूँकि वज़ीर आला के PSO हैं, उनके साथ रहते हैं, कोई भी ऑर्डर करें, ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह से एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरे अपना जो मुल्क की ब्यूरोक्रेसी होता है उसका हेड होता है, इसी तरह से एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव का PSO हो यानी वज़ीर आज़म का PSO हो या वज़ीर आला का PSO हो, उसके भी बड़े अख्तियारात होते हैं। सिर्फ़ एक सिम हाउस से टेलीफोन करना है और काम जो है वो निकल जाता है। तो ग़ालिबन यहाँ पे भी यही हुआ है। और पहले ये जो अंजम नियाज़ साहब थे ये गोमल यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, डेपुटेशन पे इन्हें लाया गया सीएम सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा में और वहाँ से इन्हें ट्रांसफ़र करके जो KPK हाउस इस्लामाबाद है वहाँ का उन्हें जो है वो इंचार्ज यानी कंट्रोलर बना दिया गया है। और हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि सरकारी गाड़ी मिली हुई है, लेकिन सरकारी गाड़ी मिलने के साथ साथ उन्हें व्हीकल जो अलाउंस है वो भी मिलता है।
सरकारी घर मिला हुआ है, सरकारी घर मिलने के साथ साथ वो हाउस रेंट भी ले रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि आवाम का जो पैसा है, टैक्स का जो पैसा है, वो कहाँ पे और किस बेदर्दी से जो है उसका ज़ाती मफादात के लिए जो उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसे सेटिसाइड कर दिया गया। अब ये कल नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया जो मोने सलाई के खिलाफ 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, वो क्यों अदालत ने खारिज कर दिया। जो केस था FIA का मुतल्लिका अदालत में चल रहा था, ज़ाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी अमाउंट है, इतना बड़ा अलज किया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है, तो क्या अदालत इस तरह का फ़ैसला दे सकती है? ज़ाहिर सी बात है अदालत फ़ैसला दे सकती है, क्योंकि अदालत ने और अदालत के सामने जो मोने सलाई के वकील थे अमजद परवेज़, जो 16 अरब का शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के खिलाफ केस है उसमें वो उनके वकील हैं। सवाल ये उठाया गया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी अदालत में मौजूद थे, कि इस केस में मुद्दई तो बैंक को होना चाहिए अगर मनी लॉन्ड्रिंग की है। जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, बैंक मुद्दई नहीं है, तो फिर किसी और का हक़ दावा कैसे बन सकता है? यही सवाल पूछा गया डिप्टी अटॉर्नी जनरल से, लेकिन डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। और फिर अदालत ने कहा कि जब बैंक नहीं है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसमें तो बैंकों को सामने आना चाहिए था, वो इसमें कंप्लेंट होने चाहिए थे। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि इसमें वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है, लेकिन अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत का फ़ैसला अपनी जगह पे, लेकिन एक प्रोसीजर भी होता है कि जो मुतासरा फ़रीक है जिसका हक़ दावा बनता है वो अगर ना हो तो किस तरह से ये केस बन सकता है। तो अदालत ने पहले फ़ैसला महफूज किया और फिर मोने सलाई को रिलीफ दे दिया। उनके खिलाफ FIA का 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है उसे सेट असाइड कर दिया। अब ये जो कल का अपना लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, ये रास्ता खुल गया है जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जैसे मैंने कहा कि इस केस में मोने सलाई के केस में अमजद परवेज़ वकील थे और इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी अमजद परवेज़, शहबाज शरीफ और मोने सलाई के वकील हैं। तो ये जो फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, ये मिसाल बनेगा, क्योंकि बरियत की जो दरख्वास्त है वो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ भी दे चुके हैं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस ये है कि बाप बेटे ने जो दरख्वास्त बरियत की दी है 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरियत की, वो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दी है और मोने सलाई ने वो दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दी थी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो निचली अदालत के ऊपर भी बाइंडिंग है। तो अब लग ये रहा है कि अमजद परवेज़ ही वकील हैं, वो ये फ़ैसला लेके ट्रायल कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि देखें सिमिलर केस है जो हमज़ा शहबाज शरीफ और मोने सलाई अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलता जुलता है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये मोने सलाई का केस 16 अरब का, जो कि बनता नहीं था, सियासी इंतकाम के लिए फ़लाँ चीज़ों के लिए बनाया गया था, तो ये इसी किस्म का केस मेरे क्लाइंट शहबाज शरीफ पे भी है, हमज़ा शहबाज शरीफ पे भी है। तो इस केस की रोशनी में, लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में, ये केस भी आप जो है वो ख़त्म करें, सेटिसाइड करें, चालान को फारिग करें और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ को बरी कर दें। और अगर ट्रायल कोर्ट ने उस फैसले को ना माना तो फिर अगला जो रास्ता होगा वो फिर अमजद परवेज़ जो है वो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ की बरियत के लिए लाहौर अपना हाई कोर्ट से रजू करेंगे और फिर लाहौर हाई कोर्ट अपने फ़ैसले से कैसे इनराफ करेगा या क्या वो नई एक तौजीह लेके आएगा, ये फिर जब दरख्वास्त बरियत की लाहौर हाई कोर्ट में जाएगी उसका फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस फैसले ने एक रास्ता जो है ज़रूर बना दिया है कि जो रिलीफ मोने सलाई को मिला वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोने सलाई को भी मिलने का एक इम्कान जो है वो नज़र आता है। अब आ जाते हैं कि नवाज़ शरीफ की नाहली के ताहयात ख़ात्मे से मुतल्लिक़ जो ख़बर जिसका मैंने अपने थंबनेल पे ज़िक्र किया, ये क्या मामला है। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा की नाहली से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ किया। उन्होंने इस फैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसल वाडा की अपील को मुस्तरद कर दिया और फिर फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और उन्होंने एडवोकेट वसीम सजाद की खिदमात हासिल की। तो पिछले हफ्ते भी ये केस लगा, लेकिन वक्त की कमी के बायस जो है इस केस पे समाअत ना हो सकी और फिर आज की तारीख के लिए यानी 4 अक्टूबर तक जो है इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया था। लेकिन आज भी वक्त की कमी के बायस जो है फैसल वाडा की नाहली के खिलाफ अपील पर समाअत ना हो सके और इस केस को 6 अक्टूबर तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन ये जो मुख्तसर समाअत हुई इसमें चीफ जस्टिस अपना उमर ता बंदियाल की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए, ख़ास तौर पर आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो प्रोविज़न है आर्टिकल 62(1)(f) की, ये ड्रैकोनियन प्रोविज़न है, यानी एक ज़ालमाना ये आर्टिकल है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल वाडा की इस अपील को पर जो है मोहतात अंदाज में इस अपील को सुनेंगे।
और फिर ये भी कहा गया कि 2018 में फैसल वाडा मुंतखब हुए, 2 साल के बाद उनके बयान हल्फी और उनकी दोहरी शहरियत का मामला सामने आया और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक जो है वो तहकीकात की हैं फैसल वाडा की दोहरी शहरियत से मुतल्लिक, और इलेक्शन कमीशन को इस बात का अख्तियार हासिल था। और फिर अदालत ने कहा कि अगर हम इलेक्शन कमीशन का फैसला सेट असाइड भी कर दें, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं कि फैसल वाडा ने अपनी दोहरी शहरियत को छुपाया और उसका जो सर्टिफिकेट था वो भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया, ये हक़ाइक़ अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा केस में हक़ाइक़ का बिल्कुल दुरुस्त जायज़ा लिया, यह चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल कह रहे हैं। और फिर चीफ साहब ने कहा कि सवाल ये है अदालत के सामने कि क्या इलेक्शन कमीशन फैसल वाडा पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ कर सकता था। अदालत इस केस को तफसील के साथ सुनेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। आजकल आपको वो मुख्तलिफ केसेस में भी नज़र आते हैं। उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला तो सेटिसाइड हो जाएगा, यानी इलेक्शन कमीशन ने 62(1)(f) का इतलाक़ किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा मुझे नज़र आता है कि 62(1)(f) को ख़त्म कर देगी, लेकिन अगले ही लम्हे सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि क्योंकि ये मामला अब मुतलका फोरम पे पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के सामने आ चुका है, तो हम इस मामले का नोटिस लेके जो हक़ाइक़ हैं उसकी रोशनी में हम ये फैसला करेंगे कि आर्टिकल 62(1)(f) लगता है नहीं लगता। तो पीटीआई के उस वकील ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला सेटिसाइड करके सुप्रीम कोर्ट खुद से अपना फैसला वाडा के खिलाफ जो आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला देगी। लेकिन चीफ जस्टिस के आज जो रिमार्क्स हैं, मैं कई वीलॉग में बता चुका हूँ कि चीफ जस्टिस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से वो बड़ा लीनियंट व्यू है, और हो सकता है कि आज जो ड्रैकोनियन प्रोविजन कहा है आर्टिकल 62(1)(f) को चीफ जस्टिस की जानिब से, हो सकता है कि फैसल वाडा के केस में जो मुझे एक इम्प्रेशन मिला है कि अदालत ने अगर 5 रुकनी बेंच इस मामले के ऊपर बना दिया फैसल वाडा की नाहली के मामले के ऊपर, और आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी इंटरप्रटेशन है उसको या तो वापस ले लिया, या फिर आर्टिकल 63(a) की जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की थी कि जो मुनरफ रुकन का वोट है वो डाला जाएगा तो शुमार नहीं होगा, तो ऐसी कोई तशरीह करके अदालत जो है वंस फॉर ऑल जो है आर्टिकल 62(1)(f) के जो ताहियात नाहली का मामला है उसको डिसाइड कर सकती है। लेकिन चीफ जस्टिस का नुक्ता नज़र क्या है आज आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से, ये हमने आपके साथ शेयर कर दिया कि चीफ जस्टिस ने कह दिया कि ये ज़ालमाना प्रोविजन है जिसके तहत किसी सियासतदान का सियासत से, पार्लिमानी सियासत ताहयात जो उसका रास्ता है उसको जो है वो उसमें रुकावट डाल दी जाती है। तो अगर इस पर लार्जर बेंच बना या लार्जर बेंच ना भी बने तो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं एहसन बून, उनकी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग बड़ी है। अगर वो दरख्वास्त टेकअप हो गई तो फैसल वाडा का केस अगर डिसाइड होता है तो फिर उससे नवाज शरीफ का केस भी जो है डिसाइड हो जाएगा और ताहयात नाहली जो है वो ख़त्म हो सकती है। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लें कि आइन का आर्टिकल 63 जो है उसकी जो सब क्लास पी है उसके तहत मौजूदा हुकूमत भी खुद से लेजिस्लेशन कर सकती है। यानी ये जो लोग कहते हैं कि सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाहली को ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आर्टिकल 63(p) के अंदर एक कानून बना के उसमें 62(1)(f) की डिस्क्वालिफिकेशन की अगर मयार डाल दी जाए तो तब भी ये मामला जो है वो डिसाइड हो सकता है। और अगर अदालत ने इसके अंदर ऐसा भी कोई हुक्म दे दिया कि पार्लियामेंट इस मामले के ऊपर 63(p) की रोशनी में कानून साजी करे तो तब भी बहुत सारे ऐसे अरकान पार्लिमान जिन पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ हुआ है और वो पार्लिमानी सियासत से ताहयात नाइल हो गए हैं, वो दोबारा पार्लिमानी सियासत में जो है वो इन हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।